नमस्कार। नमस्कार साथियों। मैं देख पा रहा हूं कि दिनेश मिश्र और नरेश अग्रवाल सर अ, टिप्पणी कर रहे हैं। जानना चाहूँगा कि मेरी आवाज़ की स्थिति क्या है। आवाज़ अगर ठीक आ रही हो तो कृपया बताइए। दृश्य तो मुझे दिखाई दे रहा है। जी जी। धन्यवाद। आदरणीय हरि भटनागर सर, महेंद्र गगन जी, मिथिलेश राय, आप सभी का स्वागत जी। हरि भैया ने मुझे संकेत दिया है कि मैं आवाज़ से भी दुरुस्त हूँ, तो मैं अब शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूँगा आदरणीय अर्पण कुमार सर का, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इस दौरान साहित्य के क्षेत्र में कर रहे हैं। उनके बहाने अनेक हस्तियों से इस पृष्ठ पर मुलाकात हुई। एक वातावरण उन्होंने जो साहित्य को जगाने का और असली साहित्य को मुख्य धारा में लाने का अपनी तरफ से किया है, वह वाकई काबिल तारीफ है जी। जी, अब शायद लाइट कम है। जी जी जी। ठीक है सर। पद्मा शर्मा जी भी आ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत जी। तो मुझे लग रहा है कि अब तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस महामारी के समय और जब चारों तरफ एक अलग तरह का डर और एक अवसाद और एक खौफजन्य माहौल था, तब अनेक मंचों ने ये कोशिश की जिसमें जनसुलभ का भी एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय रहा ये कि उन्होंने बहुत से साहित्यकारों को यहाँ पर हम लोगों से मिलवाया। साथियों, मैं विदिशा मध्य प्रदेश से हूँ और मैं बहुत अपने आप को इस मामले में सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे आज यहाँ आने का एक अवसर मिल रहा है। इसमें फिर से अर्पण कुमार जी का धन्यवाद। और मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके पहले मैं थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारियाँ, जैसी तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ बस और लोग जुड़ें इसके पहले मैं कुछ वार्तालाप जैसा करना चाहूँगा। हमें कविता, समकालीन कविता के लिए जिन आरंभिक दौर में जिनने मेरी रहनुमाई की, उसमें हरि भटनागर सर और शलभ श्री राम सिंह, नरेंद्र जैन और मंगलेश डबराल जी भी मेरे लिए मार्गदर्शक रहे। उन्होंने बहुत दिनों तक मुझे प्रोत्साहन किया और उन्होंने मेरे दूसरे संग्रह पर एक ब्लर्ब भी लिखा था।
मैं अपनी कविताओं को बहुत ज़्यादा इस तरह से मानता हूँ कि वो एक हमारा मनोवैज्ञानिक विवेचन तो करती ही हैं। हमें कई तरह से वो इस समाज से, हाँ मैसेज दिखाई दे रहे हैं, मैसेज दिखाई दे रहे हैं। मैं मैसेज देख रहा हूँ। मधु जी का एक फूल भरा मैसेज है, पद्मा जी का है, हरी सर का भी है, आदेश है कि पाठ शुरू करें। तो साथियों, मैं जो समकालीन कविता के का जो फॉर्मेट है उसमें कहने की कुछ कोशिश करता हूँ। उसमें जो भी चिंताएं, समाज की विडंबनाएं या ऐसे कुछ विचार जो तितली की तरह अंदर कहीं बेचैन रहते हैं या गुमे हुए रहते हैं या अपनी तरह से वो अपना पराग ले रहे होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उन विचारों को एक एक तयशुदा काव्यात्मक रूप में दिया जाए। और वो कविता निश्चित रूप से ऐसी कविता हो जिसमें संवेदनात्मक ज्ञान भी कभी हो और कभी ज्ञानात्मक संवेदना भी हो। एक लंबी यात्रा है, मेरी कोशिश है। मैं सबसे पहले बस ये बताना चाहूँगा कि मेरी जो कहन है कविता के लिए, मैं कविता मेरे लिए क्या नहीं है, मन की बात कहने का जरिया है, तनाव और प्रबंधित करने का एक उपाय भी है, सुंदरता को महसूस करने के लिए एक रस, एक रग है, कुदरत के कामों पर खुद को ही चकित कराने की वजह है, संवेग को तरीके से धारण करने का साधन है, अपने मानसिक अनुकूलन के लिए ज़रूरी है मेरी कविता। दरअसल तो वह मुझसे एक झिलमिल तारे की तरह जुड़ी है, जो लगने में कभी बिल्कुल अपनी और सगी लगती है, तो वह मुझसे कभी बिल्कुल निष्प्रह और अलग हो जाती है। कभी अपनी मुस्कान के साथ होने का भरोसा देती हुई और कभी मेरी तरफ पीठ के किए बैठी हुई कविता मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर तेजी से उड़ती हुई एक चिड़िया है, जिस पर मैं एक छोटी सी जान की तरह डरता हूँ और रोमांचित होता रहता हूँ। तो ये इस रूप में मैं अपनी बात रख सका। और मेरा सबसे पहला जो संग्रह आया था, तमाम गुमी हुई चीज़ें, उसकी सबसे पहली मैं कविता आपको सुनाकर शुरुआत करना चाहूँगा कि एक शरीर है मेरे पास, एक शरीर है मेरे पास, उम्र के ढेर पर बैठा हुआ। एक शरीर है मेरे पास, उम्र के ढेर पर बैठा हुआ। देह को पोसती हुई एक दो डिग्रियां हैं मेरे पास। देह को पोसती हुई एक दो डिग्रियां हैं मेरे पास, मेरे नाम से जुड़ी। सांसों में घुले हुए कई विचार हैं मेरे पास, एक एक कर कविता में ढलने को बेचैन। सांसों में घुले हुए कई विचार हैं मेरे पास, एक एक कर कविता में ढलने को बेचैन। बिखरी बिखरी सी इस विचार राशि के बगैर बेमानी है। बिखरी बिखरी सी इस विचार राशि के बगैर बेमानी है हर एक चीज़ मेरे पास। बेमानी है हर एक चीज़ मेरे पास। तो विचार ही कविता का मुख्य बिंदु होता है और उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि वो रूपांतरित होकर एक कविता में पहुँचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कविता है, शीर्षक है सदी के हर लम्हे में। इस बीच मौसमी परिहार ने टिप्पणी की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सबने बचाया खुद को, सबने बचाया खुद को, कविता ने बचा कर रखा साहस। सबने बचाया खुद को, कविता ने बचा कर रखा साहस। किसी प्रहार की परवाह नहीं की उसने,
मारे जाने की साजिश से बचकर बार बार जन्म लेती रही। बुरे वक्त के कुएं से आदमी को हर बार खींच लाई, रोशनी दिखाकर उम्मीद की। बुरे वक्त के कुएं से आदमी को हर बार खींच लाई, रोशनी दिखाकर उम्मीद की। विचार का हाथ पकड़े रखा और सदियों को पार कर गई। विचार का हाथ पकड़े रखा और सदियों को पार कर गई। सदी के हर लम्हे में कविता ने हिफाजत की प्यार की। कविता ने खोने नहीं दिया सच। कविता ने नहीं खोने दिया सच। तो साथियों, हम जानते ही हैं कि कविता हमेशा एक अकेले आदमी का भी सहारा बनती है। जब कोई उसका मित्र नहीं होता, कोई करीब नहीं होता, तो एक वाक्य हमें सहारा देता है। एक चौपाई हमें कभी कभी इतना संबल दे देती है कि हम फिर से उठ खड़े होते हैं, या हम अकेले में ही मुस्कुरा देते हैं। एक मित्र की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह एक अच्छी कविता हमारी सहायता करती है, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे हमेशा वो लोग अच्छे लगते हैं जो कविता को आलोचना की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन वो लोग, तुलसीदास के शब्दों में हम कहें कि ऐसे नर बहुत कम होते हैं जो कविता की को सराहे न करें, उसको प्रोत्साहन दें। तो वो एक ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं अगली कविता, एक बहुत ही नाजुक सी कविता आपको सुना रहा हूँ, हरि भटनागर सर को समर्पित। की दुख की बात है कि एक दोस्त गुस्सा हुआ मुझसे। दुख की बात है कि एक दोस्त गुस्सा हुआ मुझसे। खुशी की बात है कि अभी और दोस्त मुझसे प्रसन्न है। दुख की बात है कि बाल आने लगे सफेद होकर। खुशी की बात है अभी काले बालों की तादाद ज्यादा है। दुख की बात है कि पकड़ लिया है एक रोग ने। खुशी की बात है कि कई रोगों ने छोड़ रखा है मुझे। दुख की बात है, ये कविता चूंकि पहले संग्रह की थी तो इसमें मेरी आयु आएगी। दुख की बात है कि बीत गए 35 साल यूं ही। दुख की बात है कि बीत गए 35 साल यूं ही। खुशी की बात है यह जान गया मैं शेष सालों के आने से पहले। खुशी की बात है यह जान गया मैं शेष सालों के आने से पहले। दुख की बात है कि मुझे दुख हो जाता है जरा में। दुख की बात है कि मुझे दुख हो जाता है जरा में। खुशी की बात है कि एहसास जिंदा है मेरे भीतर। कि एहसास जिंदा है मेरे भीतर। तो साथियों, एक बहुत नाजुक सी कविता आपको मैंने प्रस्तुत की, पहले संग्रह की थी, और अपने संवेदनशील स्वभाव को बयां करती एक बयान की तरह एक कविता थी। हरि भटनागर सर मुझे प्राचार्य कह रहे हैं, मैं क्षमा चाहूँगा। मैं व्याख्याता नहीं हूँ कि ज़्यादा बोलूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। असमुरारी सर आ गए हैं, अनुकृति और राजेंद्र चाचा जी, आप सभी का स्वागत। एक कविता है, उसने दी थी छाँव। उसने दी थी छाँव। ये एक उस घर के लिए है जो गांव में हमारा घर था और लगभग 15-20 साल पहले बिका है। तब की संवेदना जिस तरह से मुझे उसने परेशान किया था। मैं इधर चढ़ रहा हूँ उम्र की सीढ़ियों पर, उधर बूढ़ा होता जा रहा है घर हमारा गांव में। उस घर ने दी थी छाँव मुझे जन्म के दिन। बचपन के खेलों की दौड़ भाग के बाद अपने आंचल में बिस्तर दिया था आराम को। रोज मुझे और बढ़ाने के लिए दिया था उचित तापमान।
अपने बाल मित्रों के साथ लुका छिपी खेला था जहां, पहला अंक और पहला अक्षर लिखा था जहां, जहां खड़ा हुआ था पहली बार इस दुनिया में, जहां सीढ़ियों पर गिरकर उठ जाना सीखा था, अनाज की गंध के बीच ली थी जहां कभी दोपहर की नींद, अनाज की गंध के बीच ली थी जहां कभी दोपहर की नींद, खिसकाए थे जहां हल और बैलगाड़ी के पांव, गाय और बैल से बात करना सिखाया गया था जहां, गाय और बैल से बात करना सिखाया गया था जहां, बड़े परिवार की डांट और दुलार से सीखे थे कुछ जरूरी पाठ, खपरों से प्रविष्ट होती ठंडी और पनीली हवा को सहते हुए जहां गुजारे थे कभी दिन और रात, शहर से ऊब कर जहां कभी जाकर समेटी थी ऊर्जा, शहर से ऊब कर जहां कभी जाकर समेटी थी ऊर्जा, जहां कभी जीवंत हो उठे थे मंगल गान और प्रार्थना, जहां कभी जीवंत हो उठे थे मंगल गान और प्रार्थना, उसने देखा है उसको बनाने वालों का उसकी ही गोद में आंखें मूंद लेना, उसने देखा है उसको बनाने वालों का उसकी ही गोद में आंखें मूंद लेना, रोजी के लिए उसे छोड़कर चले जाना देखा है उसने अपने रहवासियों का, उसने देखा है हमारा गांव में जाना और बाहर से उसे देखते हुए यूं ही गुजर जाना, उसने देखा है हमें उसे बेचने के बारे में लोगों से मशवरा करते हुए, तब आजू बाजू और सामने के घरों के ताने भी सुने होंगे उस घर ने, फिर समझाया होगा, फिर समझाया होगा उसने खुद को हमारी आधुनिक तरक्की को देखकर, अपने पड़ोसियों से कहा होगा फक्र के साथ कि देखो मेरे बच्चे शहर में फल फूल रहे हैं, समझाया होगा उसने खुद को हमारी आधुनिक तरक्की देखकर, अपने पड़ोसियों से कहा होगा फक्र के साथ कि मेरे बच्चे देखो शहर में फल फूल रहे हैं, बिक गया है चुपचाप हमारा बूढ़ा घर, बिक गया है चुपचाप हमारा बूढ़ा घर, हम आश्वस्त हैं कि नए रहवासी नहीं होने देंगे उसे और बूढ़ा अब, हम आश्वस्त हैं कि नए रहवासी नहीं होने देंगे उसे और बूढ़ा अब। तो साथियों ये कुछ कविताएं आपके सामने चल रही हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि चुनिंदा कुछ ऐसी कविताएं हो जाएं जो मुझे पसंद हैं, और एक कविता है इम्तिहान होने वाला है, इम्तिहान होने वाला है, बहुत भीतर तक मार डालने के लिए निशाने पर हो सकते हैं आप भी, बहुत भीतर तक मार डालने के लिए निशाने पर हो सकते हैं आप भी, बेहद शातिर तरीके निकाले जा रहे हैं हमलों के, समय के अनुपात में लोगों को शिकार बनाने का लक्ष्य तय किया जा रहा है, भगवान को पूजने वाले, अपनापन जताने वाले और मीठा बोलने वाले किसी भी क्षण दिखा सकते हैं अपना असली रूप, और कठिन बनाई जाने वाली है सच्चाई की राह, और कठिन बनाई जाने वाली है सच्चाई की राह, पाखंड को नापसंद करने वाली जगह नारकीय बनाई जा रही है, पाखंड को नापसंद करने वाली जगह नारकीय बनाई जा रही है, असहमति व्यक्त करना सबसे खतरनाक काम होगा, असहमति व्यक्त करना सबसे खतरनाक काम होगा, इम्तिहान होने वाला है आखिर तक मुकाबला करने वालों का, इम्तिहान होने वाला है आखिर तक मुकाबला करने वालों का। तो ये एक बहुत ही ऐसी कविता जो
जो ताकतवर व्यक्तियों के लिए और जो अपने तरह से संसार को चलाना चाहते हैं उनके लिए इशारों इशारों में बात थी। आगे बढ़ते हैं। इस बीच फिर मैं उनका जो पटल पर अभी मुझे प्रोत्साहन देने के लिए आए हैं उनका शुक्रगुजार कहूँगा, जिसमें कुसुम भट्ट जी, नरेश अग्रवाल जी बराबर टिप्पणी कर रहे हैं। एक छोटी सी कविता कि सजी हुई चीज़ों के बीच बैठकर देख रहा हूँ मैं अपना अकेलापन। सजी हुई चीज़ों के बीच बैठकर देख रहा हूँ मैं अपना अकेलापन। दीवार पर लगे चित्र जीवंत होने लगे हैं। दीवार घड़ी के पीछे से झांकती छिपकली शिकार पर जाने को तैयार है। मैं कृतज्ञ हुआ अकेलेपन ने जिंदा की चीजें मेरे लिए। तो साथियों, ये इस बीच आनंद सौरभ उपाध्याय और दिनेश मिश्र, नमिता दुबे जी यहाँ मौजूद हैं। चलिए अगली कविता पढ़ता हूँ मैं। ये थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट में है कि शीर्षक है अवसर। महेंद्र गगन जी धन्यवाद। शीर्षक है अवसर। मुझे बहुत कुछ लिखने का अवसर मिला है। मुझे बहुत कुछ लिखने का अवसर मिला है। अपनी आयु के बराबर कोरा कागज़ मेरी टेबल पर है। अपनी आयु के बराबर कोरा कागज़ मेरी टेबल पर है। मुझे लिखना चाहिए आपस के रिश्तों पर कुछ। प्रेम तनिक भी असावधान हुआ कि उसे कर दिया जाएगा विस्थापित। प्रेम तनिक भी असावधान हुआ कि उसे कर दिया जाएगा विस्थापित। वह बहुत डरकर और संभल कर चलता जा रहा है, जिस तरह की चल रहा है अपने सफर में सच। और यह भी कि लोगों की बाहों में डर की सुई लगाई गई है धोखे से। लोगों की बाहों में डर की सुई लगाई गई है धोखे से। साहस के स्कूल में प्रवेश लेने वाले साहसी कम ही होंगे। जीवन ज्यादा असुरक्षित है। प्रकृति से छीन लिया जाता है उसका मृत्यु देने का अधिकार। प्रकृति से छीन लिया जा रहा है उससे उसका मृत्यु देने का अधिकार। कुछ जिजीविषाएं जीवन को धकेल कर ही रह पा रही हैं अस्तित्व में। प्रेम जन्मेजय जी धन्यवाद। कम लोग सोच पा रहे हैं अपनी अच्छाई छोड़कर जाने के बारे में। कोई नहीं संजो रहा ऐसी चीजें। कम लोग सोच पा रहे हैं अपनी अच्छाई छोड़कर जाने के बारे में। कोई नहीं संजो रहा ऐसी चीजें जो उनके साथ ही खत्म ना हो सकें। फूल खुद ही झड़ाकर अब बीज अपनी जाति बचाते हैं जैसे। फूल खुद ही झड़ाकर बीज अपनी जाति बचाते हैं जैसे। वृक्ष खुद ही चला रहे हैं अपने वंश। नदियां मांग रही हैं अपने लिए पानी। धरती, सूरज और पेड़ों से किसी को अब इस आदमी से कुछ उम्मीद नहीं। धरती, सूरज और पेड़ों से किसी को अब इस आदमी से कुछ भी उम्मीद नहीं। नदियां मांग रही हैं अपने लिए पानी। धरती, सूरज और पेड़ों से किसी को अब इस आदमी से कुछ उम्मीद नहीं। मुझे देखना चाहिए उधर का ध्वंस और केवल रोना नहीं चाहिए। बिगड़ी तस्वीर की कैफियत पर करनी चाहिए चिंता। अपनी आंख वहां भी ठहराना चाहिए जहां क्रूरता का मलबा इकट्ठा होता जा रहा है। जहां मानवीयता जुगनू की चमक के बराबर बच गई है। अफसोस कि दर्ज कर पा रहा हूं दृश्य का। अफसोस कि दर्ज कर पा रहा हूं दृश्य का केवल दिखाई देने वाला हिस्सा, जिसकी सच्चाई एक झिल्ली जैसी है जो अगर टूट जाएगी तो दिखाई देने वाली चीजें कर देंगी चकित। अफसोस कि दर्ज कर पा रहा हूं दृश्य का केवल दिखाई देने वाला हिस्सा, जिसकी सच्चाई एक झिल्ली जैसी है जो अगर टूट जाए तो दिखाई देने वाली चीजें हमें चकित कर देंगी।
साथियों, ये एक ऐसी कविता जिसको मैंने कोशिश की थी कि इसमें वो चिंताएं हैं जो वर्तमान में भयावह रूप से हैं, और इस बीच में मुझे बहुत ही उत्साहवर्धक टिप्पणी मिलती जा रही हैं। शिरीन भावसार मौजूद हैं, प्रेम जन्मेजय जी आए हैं। आगे बढ़ते हैं। सभी लोग जानते हैं कि आश्वित्ज एक ऐसा पद है जो क्रूरता के लिए एक हद था। उस पर एक कविता है कि आश्वित्ज कई जगहों पर है, आश्वित्ज कई जगहों पर है, जरूरी नहीं कि यातना अब यातना ग्रहों में ही दी जाए। जरूरी नहीं कि यातना अब यातना ग्रहों में ही दी जाए। कई तरीके हैं जुल्म ढाने के, अपनी ताकत दिखाने के लिए वह कभी भी और कहीं भी रहकर उठा सकता है चाबुक। अपनी ताकत दिखाने के लिए वह कभी भी और कहीं भी रहकर उठा सकता है चाबुक। दास बनाने के लिए वह होकर इकट्ठा घेर सकता है। अनवरत वाक प्रहारों से भी तो दी जाती हैं यातनाएं। अनवरत वाक प्रहारों से भी दी जाती हैं यातनाएं। सच है, आश्वित्ज कई जगहों पर है, बेरहमी बेहस रही है कई जगहों पर, बेरहमी बेहस रही है कई जगहों पर। धन्यवाद छतर सिंह मौर्य और आनंद सौरभ उपाध्याय। साथियों, एक बाजार पर एक थोड़ी अलग तरह की कविता है। मैं अनुमति चाहूँगा कि इसको पढूं और आप इसका मर्म जैसा मैंने चाहा है वैसा पहुँचे। शीर्षक है, हम बाजार हैं तो हैं। अब कोसना बेकार है उसे, वह धड़कने लगता है हमारे सीने में मुस्तकिल। अब कोसना बेकार है उसे, वह धड़कने लगा है हमारे सीने में मुस्तकिल। अपने अंदाज में बताना चाहता है जीने का मतलब, अपने अंदाज में बताना चाहता है जीने का मतलब। शर्त की तरह मौजूद हो जाता है, जिसे लगाने पर मिल सकती है कोई कीमती चीज जो गुदगुदाती है हमें भीतर तक। ये चुनौती की मानंद भी है हमारे सामने बाजार, ये चुनौती की मानंद भी है हमारे सामने। इसे धोखा कहकर भी क्या होगा, इसकी दलील है ये सदियों से कर रहा है राज। दे रहा है अनुकूलताएं संबंध गहराने के लिए, इच्छाओं के टॉवर पर चढ़ने के लिए दे रहा है नसेनियां। जब यह जवान नहीं था तब कहाँ जी सके थे आप, 25 की उम्र में 50 की जिंदगी। नहीं रख सके थे जेब में इतना सामान, फोन का खराब हो जाना, टीवी की डिस्क का संपर्क टूट जाना, गाड़ियों में खत्म हो जाना पेट्रोल। अब किसे नहीं अखरता भला, तब वह तो नहीं आता हाथ जोड़ने के लिए, तब वह तो नहीं आता हाथ जोड़ने के लिए, बल्कि गिड़गिड़ाता है हर जरूरतमंद, घबरा जाता है आसन्न अकेलेपन से। इसकी दलील है, हाँ, अर्पण कुमार जी की, इसकी दलील है कि हम बाजार हैं तो हैं, लोगों को भी तो तलब है हमारी ही। इसकी दलील है कि हम बाजार हैं तो हैं, लोगों को भी तो तलब है हमारी ही। इन कविताओं के बीच एक प्रेम कविता छोटी सी प्रस्तुत कर रहा हूँ। शीर्षक है तुम्हारी परिभाषा। इसमें मैंने परिभाषा देने की कोशिश की है। तुम्हारी उजला चेहरा दिखता है जैसे ही, अंधेरे की तरह काफूर हो जाती हैं और बातें। गीता चौबे जी नमस्कार। उजला चेहरा दिखता है जैसे ही, अंधेरे की तरह काफूर हो जाती हैं और बातें। सोचता हूं कितनी शांत है तुम्हारी हर प्रस्तुति। गरिमा इस तरह बैठी है जैसे चट्टान पर हो कोई हंस। बोलना बहुत सोच समझकर और हंसना
जैसे प्रकृति ही मना रही हो कोई उत्सव। सोचने विचारने का अद्भुत सा संतुलन, वह कितना कठिन समय था और तुमने किया उसे सरल। आग्रहों को स्वीकारना बड़े लोगों की तरह, जैसे यह सब होता ही है ये सोचकर नजरअंदाज करना गुस्ताखियां। बहुत मीठा प्यार करना, बहुत मीठा प्यार करना, शुभकामना करते रहना बरहमेश। मेरे दिखाई ना देने पर अंदर ही अंदर रहना बेचैन। ये तुम्हारी परिभाषा की कुछ बातें हैं, ये तुम्हारी परिभाषा की कुछ बातें हैं जो सिर्फ मेरे लिए मानी खेज हैं, जो सिर्फ मेरे लिए मानी खेज हैं। चलिए सर, मैं कुछ और कविताएं के लिए आगे बढ़ रहा हूं, और मधु जी ने जिन कविताओं के लिए कहा है, मैं उस संग्रह तक आते आते निश्चित रूप से वहां तक करूंगा। एक और अच्छी कविता है, अच्छी कविता खैर मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ एक कविता है जो मुझे इस समय पढ़ने के लिए अच्छी लग रही है। शीर्षक है करने के लिए। करने के लिए, करने के लिए अभी बहुत कुछ बचा है। करने के लिए अभी बहुत कुछ बचा है, होने के लिए भी। पक्षी को घोंसले में रखना है कुछ और तिनके, वृक्षों को देना है कई उपहार हवा के लिए। सूरज को आराम के अलावा सब कुछ करना है, चंद्रमा को बने रहना है अंधकार के बीच की सबसे सुंदर और दीप्त चीज। धरती को अपने परिक्रमण के दौरान देखना है, उसके त्याग और मेहनत के बदले में कोई देना तो नहीं चाहता कीमत। धरती को अपने परिक्रमण के दौरान देखना है कि उसके त्याग और मेहनत के बदले में कोई देना तो नहीं चाहता कीमत, कोई कीमत। समुद्र को करना है कुछ उपाय कि नदियों का उसके घर में भी रहे वजूद। ये होना शेष है, अभी ये होना शेष है। समुद्र को करना है कुछ उपाय कि नदियों का उसके घर में भी रहे वजूद। एक एक करके सबके भीतर बैठना है उम्मीद को, एक एक करके सबके भीतर बैठना है उम्मीद को। खुशियों को सबके लिए हर वक्त होना है सुलभ। एक एक करके सबके भीतर बैठना है उम्मीद को, खुशियों को सबके लिए हर वक्त होना है सुलभ। रास्तों को पहनना है और मजबूत कपड़े, इतिहास को रहना है तटस्थ। रास्तों को पहनना है और मजबूत कपड़े, इतिहास को रहना है तटस्थ। दुनिया को बदलना है अपने कमरों का सामान। अच्छी चीजों को बढ़ाना है अपनी बिरादरी, अच्छी चीजों को बढ़ाना है अपनी बिरादरी। हर आवाज को बनना है अभी सुरीली। करने के लिए अभी बहुत कुछ बचा है, होने के लिए भी। दिनों दिन बढ़ाना है मुझे भी अपना पा संसार की आंखों से। दिनों दिन मुझे भी बढ़ाना है अपना पा संसार की आंखों से, जो चमक रही है हर एक शब्द में, जो चमक रही है हर एक शब्द में। तो सर ये पाठ का क्रम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुफीद हो, और इस बीच फिर एक पॉलिटिकल तेवर की कविता कि क्यों ये अकड़ अकड़ कर बोलें, क्यों ये आंखें लाल किए हैं। क्यों ये अकड़ अकड़ कर बोलें, क्यों ये आंखें लाल किए हैं। क्यों ये हरदम झल्लाते हैं, क्या इन्होंने हमें उधार दिए हैं। क्या होने का इन्हें घमंड है, कौन सा तीर इन्होंने मारा। दाव पैंच जुगाड़ के दम पर ओहदों पर है बदन पसारा। आए दिन ये क्यों धमकाते, क्या हम इनका दाना खाते। गलत है उनका भ्रम ये भी कि हम छोटे वर्गों में आते। क्यों ये ढंग से नहीं बोलते,
क्यों मुस्कराना इन्हें पसंद नहीं, क्यों ये कर्कश दादुर हैं, क्यों हो जाते ये छंद नहीं। इनसे कह दो ये नीचे आएं, इनसे कह दो ये नीचे आएं, बोलें ढंग से ना झल्लाएं। हम हैं जो होश में हैं, हम हैं जो होश में हैं, वो अपने मद से बाहर आएं। हम हैं जो हर मौसम में हरे आएं, प्रेम राग रस बरसाएं, नकली चीज़ों को ठुकराएं। हाँ महेंद्र गगन जी, आप सही कह रहे हैं कि हमसे लिया ही लिया है। हम हैं जो हर मौसम में हरे आएं, प्रेम राग रस बरसाएं, नकली चीज़ों को ठुकराएं, नकली लोगों को गरे आएं, नकली लोगों को गरे आएं। क्यों ये अकड़ अकड़ कर बोलें, क्यों ये आंखें लाल किए हैं, क्यों ये हरदम झल्लाते हैं, क्या इनने हमें उधार दिए हैं। तो साथियों, ये कविता एक ऐसी कविता जो मैं पढ़ते समय इसकी सराहना भी होती है तो मुझे ठीक नहीं लगती, क्योंकि ये सीधी सीधी एक एक दुख शोक और किसी को खोने की बात की कविता है। शीर्षक है पिता के बाद माँ। पिता के बाद माँ बदल सी गई है, पिता के बाद माँ बदल सी गई है, सबके सामने नहीं करती वह पिता की याद, अकेले में चुपके से पहुंचती है आंख। पिता की तस्वीर पर रखकर हाथ कुछ कहती है मन ही मन, सबके सामने नहीं करती वह पिता की याद, अकेले में चुपके से पहुंचती है आंख। पिता की तस्वीर पर रखकर हाथ कुछ कहती है मन ही मन। भीड़ या बाजार में जब जाती है बेटे के संग, तो नहीं छोड़ना चाहती उसकी अंगुली। मंदिर जाने पर उसे प्रसाद जरूर दिलाती है, हमें रोने नहीं देती कभी, समझाती है यह कहकर कि ये तो होता ही है सबके जीवन में एक दिन। मंदिर जाने पर उसे प्रसाद जरूर दिलाती है, हमें रोने नहीं देती कभी, समझाती है यह कहकर ये तो होता ही है सबके जीवन में एक दिन। मुझे उस दोस्त का यह कहना बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारे पास अभी माँ तो है, कि तुम्हारे पास अभी माँ तो है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं और मुझे अपनी जो कविताई है, अपनी कविता कहने का विचलित और एकांत का मन है। जैसा कि अर्पण कुमार जी ने एक संकेत दिया था कि बीच में ऐसी बातें हों, तो यही कि जब भी कोई बात चुभती है तो वो बहुत दिनों तक चुभती रहती है, और वो धीरे 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 अपने अनुकूल जब उसको वातावरण मिलता है, दृश्य मिलते हैं, संवेदनाएं मिलती हैं और मुझे लिखने के लिए वक्त मिलता है। वैसे तो मैं अब जब से ये मोबाइल पर नोटपैड की सुविधा है, तब से हम कभी भी कविताएं लिख सकते हैं। हर बार कागज़ पेन की जो ज़रूरत थी वो यहाँ नहीं लगती। हालांकि इसका एक नुकसान भी है कि हमने अपनी जिन चीज़ों के लिए हम लोग आगे बढ़े थे वो छूट रही हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ और कविताएं आएँ। अभी माँ पर ही एक कविता थी, माँ पर एक कविता और है मधु सक्सेना ने जिसकी मुझे स्मरण कराया। शीर्षक है माँ की ढोलक। माँ की ढोलक। संतोष श्रीवास्तव मैडम का बहुत बहुत स्वागत है। आपने यहाँ आकर हमारा हौसला बढ़ाने की कोशिश की। आनंद सौरभ उपाध्याय, धन्यवाद। मिथिलेश राय, बराबर आप अपने हिस्से की
शाबाशी देते जा रहे हैं, शुक्रिया। शीर्षक है माँ की ढोलक। ढोलक जब बजती है तो ज़रूर पहले वादक के मन में बजती होगी। किसी गीत के संग इस तरह चलती है ढोलक कि गीत का सहारा हो जाती है। जिसके पैरों में घुंघरू जैसी बन जाती है ढोलक की थाप। ऐसी थापों के लिए माँ बखूबी जानी जाती है। ऐसी थापों के लिए माँ बखूबी जानी जाती है। कहते हैं ससुराल में पहली बार ढोलक बजाकर अचरज फैला दिया था उसने हवा में। उन दिनों रात में ढोलक मंजीरों की आवाज सुनते ही सोया करते थे लोग। दरअसल तब लोग लय में जीते थे। जीवन की ढोलक पर लगी मुश्किलों की डोरियों को खुशी खुशी कस लेते थे बजाने के पहले। उन दिनों रात में ढोलक मंजीरों की आवाज सुनते ही सोया करते थे लोग। जीवन की ढोलक पर लगी मुश्किलों की डोरियों को खुशी खुशी कस लेते थे बजाने के पहले। खुशी खुशी कस लेते थे बजाने के पहले। अब यहाँ जैसा हो रहा है मैं क्या कहूँ। उत्सव में हम सलीम भाई को बुलाते हैं ढोलक बजाने के लिए और कोई नहीं सुनता उनकी ढोलक। इधर माँ 65 पार हो गई है। उसकी गर्दन में तकलीफ है, फिर भी पड़ोस में पहुंच ही जाती है ढोलक बजाने के लिए। हम सुनते हैं मधुर गूंजें, थापें अपना जादू फैलाने लगती हैं। हम सुनते हैं मधुर गूंजें, थापें अपना जादू फैलाने लगती हैं। माँ ही है उधर जो बजा रही है डूब कर ढोलक। माँ ही है उधर जो बजा रही है डूब कर ढोलक। जी जी। तो ये एक बहुत ही ऐसी कविता। महेंद्र गगन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आपने भी बहुत प्रोत्साहन आप देते हैं। आपका की कविता भी बहुत संप्रेषणीय, बहुत कम शब्दों की और बहुत तेज तरह से पाठक तक पहुंचती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब एक कविता है, शीर्षक है अंधियारा। कुमार विजय गुप्त जी, मुस्तफ़ा खान का भी स्वागत। अजीब सी दहशत है जब अपने शहर के आने पर झांकता हूँ बाहर ट्रेन से, वहाँ घुप अंधेरा है। भय का उद्गम है ये अंधकार। भय का उद्गम है ये अंधकार। न जाने क्या चीज किस चीज से टकरा जाए बुरी तरह। यह वह अंधियारा है जिसे सूरज छोड़ गया अपने आने तक, जो घर की छत से चिपका है, नदी किनारे रेत के कणों के बीच में और गहरा गया है। ये दुनिया के बनने के पहले दिन से है अस्तित्व में, इसका होना देर तक अखरता है हमें। हम डरे हुए हैं दरअसल अपनी बनाई चीज के मौजूद ना होने पर। अंधियारा इसलिए हुआ है भयानक आज क्योंकि हमने कल तक इसे इतना अलग करके नहीं देखा रोशनी से। अंधियारा इसलिए भयानक हुआ है आज कि क्योंकि हमने कल तक इसे अलग करके नहीं देखा रोशनी से। और इसके बाद एक फिर छोटी सी प्रेम कविता। मुस्तफ़ा भाई, आप फरमा रहे हैं कि ये संवेदनशील कविताएं हैं, तो कविता में मैं समझता हूँ, जैसा कि हमारी आपस में बात भी होती रहती है, नरेश अग्रवाल सर से, कि कविता का मुख्य जो प्राण रहता है वो संवेदना ही होता है। और हम लोग इसको हर बार नए तरह से समझते हैं कि ये संवेदना केवल शब्द नहीं है,
एक ऐसा एहसास है जिसको हर आयु पर, हर अगले दिन इसके मायने कुछ और हुआ करते हैं। कविता का शीर्षक है हम जब साथ चलते थे। हम जब साथ चलते थे एक उत्सव हुआ करता था। हम जब साथ चलते थे एक उत्सव हुआ करता था। वृक्ष झूमते थे, आसमान फूल की तरह खिलता था, सड़क का हर हिस्सा अपने आप बिछ बिछ जाता था आगे आकर। हम जब साथ चलते थे कोई दुख नहीं चलते थे हमारे साथ। हम जब साथ चलते थे कोई दुख नहीं चलते थे हमारे साथ। ऐसा लगता था इस समय कोई नहीं चल रहा इतना तेज। ऐसा लगता था इस समय कोई नहीं चल रहा इतना तेज। चलने का संतुलन बस हमें ही मालूम होता था। चलने का संतुलन बस हमें ही मालूम होता था। हमारे संग चलने के लिए, हमारे संग चलने के चलते कई रोड़े आए, कई फिक्रे आए। हमने साथ चलते हुए लांघा लंबा रास्ता। हमारे जीवन का खोखलापन बस केवल वही वक्फा भरता था जब हम साथ चलते थे। दरअसल हम उन्हीं लम्हों में पलते थे। दरअसल हम उन्हीं लम्हों में पलते थे। तो ये एक प्रेम कविता प्रस्तुत की। और जिस तरह से कि समकालीन कविता पर एक बहुत दिनों तक ये शिकायत उससे रही, उससे अपेक्षा रही, उस पर आरोप रहा कि ये एक प्रेम कविताएं, इस पर समकालीन कविता के जो एक उसका गद्यात्मक वितान है उसमें प्रेम जैसा कोमल भाव नहीं आ सकता। लेकिन हमारी पीढ़ी के और हमसे पहले के लोगों ने ऐसी कोशिश की और आज हमारे पास समकालीन कविता के कोश में एक बहुत अच्छा प्रेम कविताओं का खजाना है, संचय है। साथियों, एक वीरेंद्र कुमार जैन सर, बहुत बहुत स्वागत। आप विदिशा के हमारे मित्र हैं। हितेश कुमार सिंह, प्रयाग पथ के संपादक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शीर्षक है किन्नर। किन्नर पर एक छोटी सी कविता है। इसका एक आध दो जगह अनुवाद भी हुआ है दूसरी भाषाओं में। वनिता वाजपेयी मैडम का स्वागत। कि वे भी निकम्मे हो सकते हैं आदमी की तरह। वे भी निकम्मे हो सकते हैं आदमी की तरह, औरत की तरह वे भी शोषित होते हैं। वे भी सजते हैं आईना देखते हुए। उन्हें भी रंज होता है, उन्हें भी खुशी होती है। वे भी निकम्मे हो सकते हैं आदमी की तरह, औरत की तरह से भी शोषित होते हैं। वे भी सजते हैं आईना देखते हुए। उन्हें भी रंज होता है, उन्हें भी खुशी होती है। वे भी रहते हैं दुनियादारी में। दिल बहलाने का मन उनका भी होता है। कौन कहता है कि किन्नर अलग होते हैं? कौन कहता है कि किन्नर अलग होते हैं? लुटेरे तो उनकी भी हत्या कर देते हैं। लुटेरे तो उनकी भी हत्या कर देते हैं। हमारे बीच में एक कॉल आया। ये सावधानी रखना चाहिए थी कि बीच के फ़ोन। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, आपका साथ मिल रहा है। अगली कविता है यह सींचना, यह सोचना ठीक नहीं। यह सोचना ठीक नहीं कि हर काम समय ही करेगा। यह सोचना ठीक नहीं कि हर काम समय ही करेगा। हमारे खिलाफ होता है समय भी कि हर दिन घोल रहा है हमें थोड़ा और। हम ही आगे बढ़ रहे हैं दिन के सीने पर पांव रखकर। हवा के हजारों पैदलों को मारकर आगे बढ़ते हैं हम जीवन की शतरंज की बिसात पर। हमारा मुस्कुराना कई बार औरों के
बुरे इरादों को कुचलने के काम आता है। हमारा मुस्कुराना कई बार औरों के बुरे इरादों को कुचलने के काम आता है। हमारा गुनगुनाने लगना कई निराशाओं को वापस लौटाता है। हमारा प्रतिरोध करना ही हमारे होने के हस्ताक्षर छोड़ता है कई बार। हमारा प्रतिरोध करना ही हमारे होने के हस्ताक्षर छोड़ता है कई बार। यह सोचना ठीक नहीं कि विरोध में उठना जीने की कला में शामिल नहीं। यह सोचना ठीक नहीं कि विरोध में उठना जीने की कला में शामिल नहीं। और इस बीच अजय श्रीवास्तव, गीता चौबे भी मुझे दिखाई दे रही हैं। बीच बीच में जन सुलभ का भी आभार चलता चलेगा। एक छोटी सी कविता है, शीर्षक है देवी। तुम्हारे पास कला थी जिसे पिरोई तुमने सेवा और पूजा में, व्रत में। शक्ति थी तुम्हारे पास खूब जो तुम घर बार के कामों के अलावा कहीं ना इस्तेमाल कर सकी। बहुत सारी संपत्ति थी तुम्हारे पास जिसे तुम एक इशारे पर सौंपती रहीं परिवार के पुरुषों को। बहुत सारी संपत्ति थी तुम्हारे पास जिसे तुम एक इशारे पर सौंपती रहीं परिवार के पुरुषों को। तुम ही रहीं सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी। तुम ही रहीं सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी, लेकिन केवल पुराणों की कहानियों में। लेकिन केवल पुराणों की कहानियों में। तो साथियों, ये जो कुछ कविताएं थीं ये मैंने अपने तीसरे संग्रह से आपको सुनाई हैं। एक छोटी सी कविता और है, खेत। ये भी कविता शायद आपको पसंद आए जो खेती से जुड़े हैं, और इस समय तो किसान भी आंदोलन भी चल रहा है। साथियों, सोनू चौधरी हमारी मित्र का स्वागत है। शीर्षक है तुम्हारे खेत। शीर्षक है खेत। तुम्हारे पास हम बरसों तक नहीं गए। तुम्हारे पास हम बरसों तक नहीं गए। मिट्टी और किनारे की घास को कब से नहीं देखा। मिट्टी और किनारे की घास को कब से नहीं देखा। फिर भी पहुंचाते रहे थे तुम हमें ताज़ा अनाज। तुम्हारे पास हम बरसों तक नहीं गए। मिट्टी और किनारे की घास को कब से नहीं देखा। फिर भी पहुंचाते रहे थे तुम हमें ताज़ा अनाज। एक पैगाम सदा आता रहा खुशबू से भरा। रिश्तों को तुमने हमेशा सींचा, हर साल हमें बोने से ज़्यादा फसल देकर। इधर हम हुए, इधर हम हुए, इधर हम हुए कि एक बड़ी रकम लेकर एक बड़े सेठ से कर आए तुमसे रिश्ता खत्म, कचहरी में एक दस्तखत करके। इधर हम हुए कि एक बड़ी रकम लेकर एक बड़े सेठ से कर आए तुमसे रिश्ता खत्म, कचहरी में दस्तखत कर कर। तो ये साथियों मेरी तीसरे कविता संग्रह से कुछ कविताएं थी। और अब आखिरी कविता संग्रह आशा घोष से मैं कुछ, आखिरी मतलब चौथा, अभी आखिरी तो आपका आशीर्वाद रहेगा और आती रहेंगी। शीर्षक है बचपन में किसान। एक और किसान की कविता। इसको कहानी के अंदाज में लिखा है हरि भटनागर सर और मुकेश वर्मा जी और संतोष मैडम देखेंगी। एक बचपन था जिसमें हम भी नन्हे से किसान थे। एक बचपन था जिसमें हम भी नन्हे से किसान थे। लेकर जाते थे कलेवा और पिताजी पसीना बहाते हुए हल चलाते थे। किसान तो पिता थे, उनसे भी ज़्यादा किसान थे दादाजी, जो थकते ही नहीं थे खेती के कामों से। पूरा गांव किसान था जिसकी मदद करती थी नदियां। कभी कभी बुरे लोगों की तरह ओले गिरते थे। किसान तो पिता थे, उनसे भी ज़्यादा किसान थे दादाजी, जो थकते ही नहीं थे खेती के कामों से। पूरा गांव किसान था जिसकी मदद करती थी नदियाँ। कभी कभी बुरे लोगों की तरह ओले गिरते थे।
कभी कभी बुरे लोगों की तरह ओले गिरते थे, कभी कभी बुरे लोगों की तरह ओले गिरते थे। रात में सिसकने की आवाज़ें आती थीं कुछ कच्चे घरों से। बैलगाड़ियां भरकर जाती थी मंडी में। किसान जब बाराती बनते थे तो बड़ा दृश्य बन जाता था। तब किसानों के पास बाजार नहीं पहुंचता था। मेरे घर भी नहीं आया था कोई किस्तों में ट्रैक्टर खरीदने का लालच देने के लिए। किसान की किसान से बस काम की होड़ थी। किसान की किसान से बस काम की होड़ थी। ज्यादा अन्न पैदा करने की स्पर्धा थी। ऐसी ही होड़ों से भरा था हमारा बचपन, जिसमें दोस्त भी बैलों के सींगों और ताकत की बातें करते थे। एक गांव होता था चबूतरों की चौपालों से भरा। एक गांव होता था चबूतरों की चौपालों से भरा। बचपन में कितनी बातें थीं, लेकिन सरकार की कोई बात नहीं थी। लेकिन सरकार की कोई बात नहीं थी। सरकारें फसलों के भाव पर सरकार नहीं चलाती थी। बचपन में सरकार का कोई मतलब भी नहीं था। यह तो ठीक किसान तक ऐसे उदास नहीं रहते थे। यह तो ठीक किसान भी ऐसे उदास नहीं रहते थे जैसे आज। जमाना भी अब अपना बचपन पार कर चुका है। जमाना भी अब अपना बचपन पार कर चुका है, जैसे किसान पार कर चुका है अपना जमाना। पार करते हुए उसने पार नहीं किए कर्जों के तनाव, निर्भरता पार नहीं की उसने। मेरे बचपन में इक्के दुक्के किसान भी नाम नहीं जानते थे आत्महत्या का। मेरे बचपन में इक्के दुक्के किसान भी नाम नहीं जानते थे आत्महत्या का। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये किसान पर एक कविता थी। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक दो कविताएं और पेश करूं। और मुझे अर्पण कुमार सर ने कहा था कि आप 1 घंटे से ज़्यादा भी कुछ वक्त ले सकते हैं। अगली कविता का शीर्षक है शर्म। केवल खबरों में ही नहीं, सच में भी बलात्कार की घटनाएं हो रही थीं। उस दौर में मैं भी कुछ मित्रों के साथ जीवित था। यह एक शर्म की बात थी कि जितने लोग जीवित थे वे जीवित होने का जश्न मनाते थे और भी तरह से वे उत्सव प्रिय थे। वहीं एक 4 माह की लड़की या किसी भी उम्र की महिला मारकर फेंक दी जाती थी। वहीं लोग बगैर निजी वजह के खुदकुशी कर रहे थे। धरती के टुकड़ों को मोहल्ले में बांटकर मार काट करने में समय बिता रहे थे। ऐसी खबरें पढ़कर सभी को शर्म आती थी। ऐसी खबरें पढ़कर सभी को शर्म आती थी। जैसा कि शर्म का स्वभाव है, कुछ दिनों बाद वह नहीं आती थी। जैसा कि शर्म का स्वभाव है, कुछ दिनों बाद नहीं आती थी। अगली कविता है जी मुकेश वर्मा जी, धन्यवाद। कविता का शीर्षक है अगला पौधे के लिए। एक बीज अंकुरित होता है तो बताशे नहीं बढ़ते। एक बीज अंकुरित होता है तो बताशे नहीं बढ़ते। मुंह मीठा नहीं कराते लोग। उनके माता पिता कहीं दूर वायु को साफ कर रहे होते हैं, छांव दे रहे होते हैं। कोई संस्कार नहीं होता एक पौध के लिए जब वह अपने काम पर लग रहा होता है।
कोई उत्सव नहीं होता, कोई संस्कार नहीं होता एक पौध के लिए जब वह अपने काम पर लग रहा होता है, गड़ रहा होता है मिट्टी में, जबकि उसके बारे में तय है कि वह धरती पर अपने हिस्से का जबकि उसके बारे में तय है कि वह धरती पर अपने हिस्से के काम को पूरा करेगा ही जबकि उसके बारे में तय है कि वह धरती पर अपने हिस्से के काम को पूरा करेगा ही। चलिए साथियों, आपकी टिप्पणियां बराबर आ रही हैं और ये जन सुलभ पुस्तकालय का पटल तो आपकी टिप्पणियों से रोशन हो रहा है, अपने हिस्से का साहित्यिक वातावरण बनाने का काम कर रहा है। इसके लिए एक पूरी कृतज्ञता पूरे साहित्य संसार की ओर से। अगली कविता है जी सोनू चौधरी जी, आपने बीज कविता की पर आपने मुझसे बात की थी, मुझे अच्छा लगा कि ये फलदार हो रही है। अगली कविता है फिर भी। इतने मंदिर इतनी मस्जिदें, इतने मंदिर इतनी मस्जिदें, फिर भी बेशर्मी और जिदें। इतने मंदिर इतनी मस्जिदें, फिर भी बेशर्मी और इतनी जिदें। इतने सत्संग इतने भक्त, इतनी फिल्में इतना इल्म, फिर भी इतना जुल्म। इतने सत्संग इतने भक्त, इतनी फिल्में इतना इल्म, फिर भी इतना जुल्म। इतनी शायरी इतने रंग, इतने नेता इतने संत, इतने थाने इतने ग्रंथ, इतने पंथ। भक्ति अगाध, फिर भी इतने अपराध। इतनी शायरी इतने रंग, इतने नेता इतने संत, इतने थाने इतने ग्रंथ, इतने पंथ। भक्ति अगाध, फिर भी इतना अपराध। दुर्दशा ही दुर्दशा, फिर भी इतनी बेखबरी, इतना नशा। दुर्दशा ही दुर्दशा, फिर भी इतनी बेखबरी, इतना नशा। चलिए दोस्तों, ये कविता भी आपने सुनी और अब एक थोड़ी सी ऐसी कविता जिसमें और मैं तेजी से अपने मायने और अपने मन की बात कहूँगा। शीर्षक है दो चार पागल हों। समझदारों से कोई उम्मीद नहीं अब, समझदारों से कोई उम्मीद नहीं अब। हर शहर में दो चार पागल हों तो तस्वीर बदल सकती है। समझदारों से कोई उम्मीद नहीं अब, हर शहर में दो चार पागल हों तो तस्वीर बदल सकती है। ईमान को पहचान पागल ही दिलाएंगे, इश्क में ईमानदारी पागल ही निभा सकते हैं। होश वाले तो घर बैठ जाएंगे, लंबे सफ़र के लिए तो कोई पागल ही निकल सकेगा। सारे बड़े काम पागलों से ही हो पाए हैं, दुनिया ही उस पगले ने रची है जिसे सब पूज रहे हैं। ये सूरज ये चांद सितारे पागलों की तरह दिन और रात रच रहे हैं, और एक हम हैं जो पागल होने से बच रहे हैं, और एक हम हैं जो पागल होने से बच रहे हैं। एक राम में पागल हुआ तो तुलसीदास हुआ, एक काम में पागल हुआ तो कालिदास हुआ, एक खोज में पागल हुआ तो आइंस्टीन हुआ, रहस्य में पागल हुआ तो अलादीन हुआ। इस पागलपन में प्यार जरूरी है, तभी कुछ अलग हो पाएगा। इस पागलपन में प्यार जरूरी है, तभी कुछ अलग हो पाएगा, वरना तो पागलपन वहशीपन कहलाएगा, वरना तो पागलपन वहशीपन कहलाएगा। इस बीच कुछ और टिप्पणियाँ। स्वागत है लक्ष्मी बख्शी मैडम, नरेश मामा जी, पद्मा शर्मा जी, महेंद्र गगन सर। एक कविता है, इस बीच मोहन कुमार डहरिया भी हमारे अग्रज कवि आए हैं, स्वागत है। मेरी हथेली पर फफोले नहीं पड़ रहे, मैंने तो लगभग जोखिम लेकर रखा था इसे अपनी मुट्ठी में।
मेरी हथेली पर फपोले नहीं पड़ रहे, मैंने तो लगभग जोखिम लेकर रखा था इसे अपनी मुट्ठी में। कहीं ऐसा ही तो नहीं हो रहा हर एक उम्मीद के साथ? कहीं ऐसा ही तो नहीं हो रहा हर एक उम्मीद के साथ? ये क्या हो गया कि सूरज ने समेट ली अपनी ऊष्मा और छिपा दी न जाने कहाँ? ये क्या हो गया कि सूरज ने समेट ली अपनी ऊष्मा और छिपा दी न जाने कहाँ? अनेक सूरज अब ऐसा ही करने लग गए हैं कि एक हथेली तक नहीं हो रही गर्म। जलना तो दूर की बात है, जलना तो दूर की बात है। और एक कविता है, शीर्षक है चिड़िया। मोहन कुमार डहरिया जी, धन्यवाद। चिड़िया कविता सुनिए। थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट में है कि जितने मनुष्य थे वे पक्षी भी थे, उड़ते रहते थे। जितने मनुष्य थे वे सब पक्षी भी थे, उड़ते रहते थे। कोई बाज की उड़ान लेकर, कोई हंस की उड़ान लेकर, कोई गौरैया जैसी भी फुदकती रहती थी। कुछ मानसरोवर के प्रवासियों की तरह जाते रहे दूर भावना के क्षेत्र में, फिर पता नहीं कहाँ गए। कोई सारस हुआ, कोई शुतुरमुर्ग, और कोई बगुला होकर करता रहा भक्ति भक्ति। कोई सारस हुआ, कोई शुतुरमुर्ग, कोई बगुला होकर करता रहा भक्ति भक्ति। कोई कोयल होना चाहता रहा। वह मोर था जिसके पैर असुंदर थे। कोई सारस हुआ, कोई शुतुरमुर्ग, कोई बगुला होकर करता रहा भक्ति भक्ति। कोई कोयल होना चाहता रहा। वह मोर था जिसके पैर असुंदर थे। वह मोर था जिसके पैर असुंदर थे, पर खूबसूरती में अव्वल था। उसने एक बार नाचा था पर उड़ान नहीं भरी। मेरा एक मित्र तो कौवा था, वह जानता था अपनी सीमा। उसके भी कुछ मित्रों को अच्छा लगता था काला रंग। कुछ रिश्तेदार थे जो अपने नीड़ की चिंता में दुबले होते गए। वे भी तो पक्षी ही थे। मैं खोजता रहा ऐसे मित्र जो चातक होते, जिनका प्रेम से लगाव होता। मैं खोजता रहा ऐसे मित्र जो चातक होते, जिनका प्रेम से लगाव होता। नीलकंठ होते, कटफोड़वा होते, कबूतर या फिर उल्लू ही होते, पर नहीं मिले। हर मनुष्य कोई ना कोई पक्षी होना चाहता था। मेरी प्रेमिका को ही लो, होना चाहती थी बुलबुल। मैंने खुद एक चिड़िया होना चाहा। मैंने खुद एक चिड़िया होना चाहा जो अपने घोंसले में सिर्फ रैन बसेरा के लिए लौटती है रोजाना। जो अपने घोंसले में सिर्फ रैन बसेरा के लिए लौटती है रोजाना। मनुष्यों की दुनिया में मनुष्यों की दुनिया में पक्षी इस तरह भी शुमार हुए। मनुष्यों की दुनिया में पक्षी इस तरह भी शुमार हुए कि पक्षियों की दुनिया में मनुष्य किसी भी तरह शामिल नहीं हुए। पक्षियों की दुनिया में मनुष्य किसी भी तरह शामिल नहीं हुए। जी शुक्रिया बहुत बहुत मिथिलेश राय, मुकेश वर्मा और वीरेंद्र कुमार जैन सर। चलिए एक दो कविताएं और, फिर इसके बाद नमस्ते कहा जाए। कविता का शीर्षक है प्रतिपक्ष में। उदार हुआ, जब मैं उदार हुआ तो मुझे कमजोर कहा। कठोर हुआ तो मुझसे मुंह फेर लिया। मृदु बोला तो मुझे कुटिल कहा। खरा खरा बोला तो मुझे खड़ूस कहा। उदार हुआ तो मुझे कमजोर कहा, कठोर हुआ तो मुंह फेर लिया। मृदु बोला तो कुटिल कहा। खरा खरा बोला तो खड़ूस कहा। धीरे धीरे बोला तो चालाक कहा। तेज बोला तो अशिष्ट कहा। वह था ही मेरे प्रतिपक्ष में, वह था ही मेरे विरोध में, मैं भला और क्या करता। वह था ही प्रतिपक्ष में, मैं भला और क्या करता। खुद पर भरोसा करने के अलावा, खुद पर भरोसा करने के अलावा।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद वनीता वाजपेयी मैडम, आपकी पसंद की कविता संयोग से हुई। और इसके बाद मैं फिर से आपको एक आध और कविता की तरफ ले चलता हूँ। एक कविता है, बहुत ही छोटी सी कविता है, शीर्षक है बधाई हो। तो आप सभी को बधाई हो, ये कहते हुए एक कविता है, बधाई हो। धरती ने जब पौध उगाई, धरती ने जब पौध उगाई, सूरज ने कहा बधाई हो। धरती ने जब पौध उगाई, सूरज ने कहा बधाई हो। नदी ने डुबा दिए किनारे, बादल ने कहा बधाई हो। बादल ने कहा बधाई हो। आया शिशु आज धरती पर, जीवन ने कहा बधाई हो। आया शिशु आज धरती पर, जीवन ने कहा बधाई हो। उमगा प्रेम एक हृदय में, उमगा प्रेम एक हृदय में, उमगा प्रेम एक हृदय में, कुदरत ने कहा बधाई हो। जी मैडम, धन्यवाद वेंकटेश भाई, आप आए। अजय श्रीवास्तव जी, मेरी एक कविता है एम्बुलेंस, ये दो शीर्षकों से चल रही है। इसका एक बार शीर्षक आशा घोष है, एक बार शीर्षक इसका है एम्बुलेंस। तो जैसा भी आप चाहें, लेकिन ये इसको सुन लीजिए। धन्यवाद वनीता मैडम, आपने स्मरण करा दिया, नहीं ये छूट ही जाती। हट जा ना उम्मीदी, रास्ते से हट जा। धन्यवाद मुस्तफ़ा भाई, आपने फिर एक हौसला की चिड़िया छोड़ दी है, शुक्रिया। महेंद्र गगन सर, आप बधाई कह रहे हैं, धन्यवाद। और सभी लोग अब बधाई कहने लगे हैं, मुझे लग रहा है कि ये अगली कविता पढ़ने के लिए भी एक तरह से हौसला है। आशा घोष, हट जा ना उम्मीदी, रास्ते से हट जा। मौत को मार डालने के लिए घायल हुई जिंदगी जा रही है। हट जा ना उम्मीदी, रास्ते से हट जा। मौत को मार डालने के लिए घायल हुई जिंदगी जा रही है। उसके पास वक्त की कमी है, तेज तेज जाना पड़ रहा है उसे, किसी के हिस्से का वक्त बचाने के लिए। भूल जाओ अभी कुछ सोचना, कुछ बोलना। भूल जाओ अभी कुछ सोचना, कुछ बोलना, और सुनो ये सायरन की आवाज़, और बस दुआ करो कि एक ज़रूरी, बहुत ज़रूरी आशा घोष करती हुई एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस जा रही है। और इसके बाद मैं समझता हूँ कि अब एक छोटी सी प्रेम कविता से हम समापन करना चाहेंगे। तुम्हारा होना। नहीं, मैं दूसरी कविता सुनाता हूँ, ध्यान में रही। तुमने कुछ आग्रह किए प्यारे से, मुस्कुराकर बातें की, कभी तारीफ की, कभी किसी और का प्रेम प्रसंग कहा और मेरे ध्यान में रही। कभी तंज में की मीठी मीठी बातें, चुपके से मेरी ओर देखकर। एक बार जोर से हंसी तो लुढ़कती चली गई स्वर लहरियां मेरे चित्त की सतह पर और ध्यान में रही। वहां एक गाना गाया और नीची रखी निगाह एक बार उदास नहीं, चलती रही बिना कुछ कहे किसी से और ध्यान में रही। फिर कई दिनों तक ये सब नहीं करके मेरे ध्यान में रही। और साथियों, ये बिल्कुल मैं एक अंतिम कविता कहना चाहूँगा। वेंकटेश जी धन्यवाद। और मैं एक कविता जिसको मंगलेश डबराल सर ने इस पर बात की थी, मुझे प्रशंसा
के लिए उनकी याद करते हुए मैं चाहूँगा कि एक कविता और हो। मैं ही वंचित रहा। जब बाढ़ आई नदियों में, मैंने बादल और पानी को दी कारण बताओ की चिट्ठी। जब बाढ़ आई नदियों में, मैंने बादल और पानी को दी कारण बताओ की चिट्ठी। जब भूकंप आया तो मैंने डांट दिया धरती को। जब झुलसे लोग गर्मी में, तो मैं झल्लाया सूरज पर। इनमें से किसी ने नहीं की कोई प्रतिक्रिया, करते रहे अपना काम सभी बेखौफ। इनमें से किसी ने नहीं की कोई प्रतिक्रिया, करते रहे अपना काम सभी बेखौफ। मैं ही वंचित रहा प्रकृति के खेल देखने से। स्वप्न में मिली नियंता की नौकरी को, स्वप्न में मिली नियंता की नौकरी को गंवा दिया मैंने यूं ही, गंवा दिया मैंने यूं ही। तो साथियों, ये मेरा कविता पाठ, और एक बार फिर मैं उल्लसित हूँ कि मैं ये कर सका। जैसा भी हुआ इसको आपने सिर आंखों पर लिया। एक बार फिर अर्पण कुमार सर का आभार, हरि भटनागर जी का आभार, महेंद्र गगन और आप सभी साथियों का आभार जिन्होंने मेरे साथ रहकर इस पाठ में मेरी हौसला अफजाई की। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कविताएं वाकई या साहित्य वाकई एक ऐसी ऊष्मा है, ऐसी रोशनी है, ऐसा माहौल है जो हमें हर हाल में जी विषय देता है, ऊर्जा देता है, प्राण देता है, और इसके साथ साथ हमें एक लड़ने की ताकत और प्रतिरोध का हौसला भी देता है। अभी कहीं आज मैं रघुवीर सहाय की पंक्तियां पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं बोलूँगा, मैं बोलूँगा, पता नहीं सत्ता का तिलिस्म टूटेगा नहीं, लेकिन मेरे अंदर का कायर ज़रूर टूटेगा। तो ये कविताएं या अच्छी बातें हमेशा अपने अंदर के व्यक्ति को, अपने अंदर के कायर व्यक्ति को या अपने अंदर के खराब व्यक्ति को एक सुमति की तरफ ले जाने की पहल होती है। मैं इसी रूप में इसको देखता हूँ, और मैं ये चाहूँगा कि ये जन सुलभ पुस्तकालय का ये पटल और इससे जुड़े सभी लोग इसी तरह इस दौर में, हर दौर में अपने उत्साह से, अपनी ऊर्जा से रोशन होते रहें, परस्पर एक दूसरे को हौसला अफजाई करते रहें, क्योंकि हम बहुत चंद लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं, और जो बाहर के लोग हैं, जो दीगर लोग हैं, वो दूसरी दुनिया में मुब्तला हैं। उन्हें शायद अब हज़ारों वर्षों बाद या कुछ वर्षों बाद इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जिस चीज़ को हम और आप जैसे लोग मिलकर या हमसे पहले की पीढ़ी ने मिलकर कोशिश की है कि इन सब चीज़ों के बीज गढ़ा दिए जाएं। हम उस कोशिश में एक सोपान है, छोटे से एक ईंट है उस इमारत को निर्मित करने के लिए। मैं इन्हीं सब बातों के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार। फिर